सबसे पहले बात बाढ़ की, तो बाढ़ से बिहार का एक बड़ा इलाका पूरी तरह से प्रभावित है। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने कई इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस रिपोर्ट से जानते हैं गोपालगंज, सुपौल और दरभंगा का हाल। लगातार हुई बारिश ने बिहार के एक बड़े इलाके को पानी पानी कर दिया है। नदियां उफान पर हैं और लोग परेशान। दरभंगा में बागमती, करेह और कमला नदी उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात ये है कि बिशनपुर के 70% इलाके में पानी भर गया है। तस्वीर आपके सामने में है, देख सकते हैं ये शुरुआत है, चूंकि तटबंध टूटना अभी शुरू हुआ है और एक तरह से कहें तो कमला नदी हो या बागमती हो या करेह नदी हो, सभी नदियां उफान पर है। और ये नतीजा आपको पिछले 7 दिनों में लगातार हुई बारिश के बाद हुआ है। तो ऐसे में एक डर बना हुआ है कि अगर भारी बारिश फिर से होती है तो निश्चित रूप से जो दरभंगा है उसमें 80% जो आबादी है वो फिर से बाढ़ की विभीषिका देखने को मजबूर हो जाएगी। अभी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, बावजूद इसके दरभंगा में बागमती के बढ़े जलस्तर के कारण NH57 के दोनों तरफ बसे गाँव में पानी भर चुका है। मजबूरन लोग NH पर रहने को मजबूर हैं। तो ऐसे ही लगा के रहना पड़ रहा है। जी जी जी, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे पानी में, क्या करेंगे? अपने गांव के मुखिया, जनप्रतिनिधि नहीं, कोई नहीं आया देखने सर, कोई नहीं आया देखने। न सरपंच आता है न मुखिया आता है, किसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग डूब रहे हैं, डूबने दो। अब सुपौल का हाल भी जान लीजिए। सुपौल की तस्वीर दरभंगा से कुछ अलग नहीं है। कोसी का जलस्तर कम होने से लोगों को थोड़ी राहत है, लेकिन जान अब भी सांसत में है। अभी हम खड़े हैं सुपौल सदर प्रखंड के यहाँ पे घूरन पंचायत में, और यहाँ की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए ये घूरन पंचायत है और ये पूरा जो इलाका है वो किस ढंग से पानी से बिल्कुल डूबा हुआ है। आपको सामने की जो घूरन पंचायत के गांव है जिसमें लगभग 100 से ज्यादा घर हैं, वहाँ पे पूरी तरह से लोग पानी से घिरे हुए हैं और वहां से बाहर आने के लिए इकलौता जो जरिया है वो नाव, जो आप देख सकते हैं कि लोग किसी ढंग से बाहर आ रहे हैं। कोसी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सुपौल के कई इलाकों में बाढ़ का पानी अब भी गांव में है, जिसमें बभनी गांव भी शामिल है। मजबूरी वश लोगों को राहत शिविर में शरण लेनी पड़ रही है। वैसे सभी लोग जहाँ पे पूरे घर जो है वो पानी में डूब चुका है, उन लोगों को शरण लेने के लिए बाहर लाया गया है। और बभनी का जो मध्य विद्यालय है वहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में जो हैं वो आकर के यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। जिला प्रशासन की कोशिश है कि जहाँ पे घर पूरी तरह से डूब गया हो वहाँ पे कुछ लोगों को जो है वो यहाँ पे खाना जरूर खिलाया जाए। दरभंगा में बागमती, सुपौल में कोसी तो गोपालगंज में गंडक ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से गोपालगंज के कई गांव में गंडक नदी का पानी भर गया है, जिसमें एक बंजरिया गांव भी है। बंजरिया गांव के चारों ओर पानी भरा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। बंजरिया गांव है, गोपालगंज में बैकुंठपुर विधानसभा में पड़ता है। और इस वक्त आप तस्वीर देखिए, पूरा गांव जलमग्न चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और गंडक नदी के मेन धार के बीच में ये गांव पड़ता है। और जो फिलहाल तस्वीर दिख रही है इस गांव की, ऐसे कई गांव हैं जो गंडक नदी के पानी में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और लोगों का आने जाने का साधन बस एक नाव है, जिस नाव के सहारे वो किनारे पहुंचते हैं। लेकिन करंट इतना ज्यादा है कि इससे इस छोटे से नाव में जाने में भी खतरा है। नदियों का जलस्तर कुछ कम हुआ है, जो लोगों के लिए थोड़ी राहत वाली बात है, लेकिन परेशानी अब भी बरकरार है। दरभंगा से रजनीश, सुपौल से रवि एस नारायण और गोपालगंज से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में कहर बरपा रही कुछ नदियों का जलस्तर कम तो हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही, क्योंकि सड़कों के साथ साथ घरों में भी पानी भर गया है और लोग किसी तरह जुगाड़ के सहारे अपनी जिंदगी चला रहे हैं। कुछ नदियों का जलस्तर कम हो रहा है और कुछ का स्थिर है, लेकिन संकट टल गया है। ऐसा कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि पानी जितना जल्दी आता है उतना जल्दी निकलता नहीं। फिलहाल मुजफ्फरपुर में बागमती नदी लगातार चौथे दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में करीब आधे मीटर की कमी आई है, लेकिन अब भी नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है।
जल स्तर बढ़ने की वजह से कटरा प्रखंड के 14 पंचायत का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बताया जाता है कि 5 किलोमीटर तक की लंबाई में 3 फीट पानी सड़क पे बह रहा है, तो साफ तौर पर आवागमन बाधित है और जो एनडीआरएफ की टीम है अब इलाके में कैंप कर रही है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं गंगा और गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आवागमन बाधित है। प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं हुई है। मजबूरी में मांडर पंचायत के लोगों ने जुगाड़ के सहारे नाव बना लिया है और आने जाने लगे हैं, जो कभी भी हादसा का कारण बन सकता है। अररिया परमान नदी का कहर जारी है। अररिया मुख्यालय को मदनपुर कुरसा कांटा सिकटी से जोड़ने वाली सड़क पर बन रहा बसंतपुर डायवर्जन तेज धार में बह गया। डायवर्जन के बह जाने से कई इलाकों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। यहाँ 2 नाव हैं जो पहले से क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में जान को जोखिम में डालकर ग्रामीण यात्रा करने को मजबूर हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में भले ही बारिश थम गई हो, लेकिन वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव अब गंडक नदी से गोपालगंज पहुंचने लगा है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध के अंदर बसे करीब 35 गांव के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। सदर प्रखंड के रिवर साइड में बसे जगरी टोला और मकसूदपुर खाप गांव के सैकड़ों ग्रामीणों की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। घरों में पानी है और पानी के अंदर चौकी डालकर या फिर अस्थायी बांस की चचरी बनाकर लोग किसी तरह से रहने को मजबूर हैं। कल खाना मिलू है 7 बजे, आज मिलो तो 6 बजे का यही लोग खाना खाला। कब से बाढ़ आ गया है? 6 दिन हो गए। यानी कि बाढ़ से बिहार का एक इलाका पूरी तरह प्रभावित है, जबकि सरकारी राहत ना के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत चीन सीमा पर हुए हिंसक झड़प को 1 महीने बीत गए। 15 जून 2020 को चीनी सेना के साथ खूनी संघर्ष में बिहार के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि झारखंड के भी 2 लाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन जवानों के शहीद होने के 1 महीने बीत जाने के बाद क्या है उनके परिवार की स्थिति? सरकार की ओर से जो वादे किए गए थे उसमें से कितने पूरे हुए? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर गलवान घाटी में हुए संघर्ष को 1 महीना हो गया है। 15 जून 2020 को खूनी संघर्ष में चीन के साथ लड़ते लड़ते बिहार के 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि झारखंड का भी 2 जवान संघर्ष में हंसते हंसते अपनी जान न्योछावर कर दिया था। दिखला जौहर वीर बापुरे, शपथ तुम्हें है वीर बापुरे, कर्म और धर्म के आन की, बिहार रेजिमेंट के हम सैनिक, बात है ये अभिमान की। जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान की। बिहार के 5 शहीद सैनिकों में समस्तीपुर के सिपाही अमन कुमार सिंह, वैशाली के सिपाही जय किशोर सिंह, भोजपुर के सिपाही चंदन कुमार, सहरसा के सिपाही कुंदन कुमार और पटना के हवलदार सुनील कुमार का नाम शामिल था। झारखंड के 2 जवान कुंदन ओझा और गणेश हांसदा भी इस खूनी संघर्ष में हंसते हंसते अपनी जान न्योछावर कर दिए थे। शहीद कुंदन ओझा साहेबगंज के रहने वाले थे, जबकि शहीद गणेश हांसदा पूर्वी सिंहभूम के निवासी थे। बिहार रेजिमेंट के जवान और समस्तीपुर के लाल शहीद अमन कुमार सिंह का जन्म 10 अगस्त 1993 को समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर के सुल्तानपुर गांव में हुआ था। शहीद अमन कुमार सिंह अपने परिवार के इकलौते चिराग थे। राज्य सरकार ने शहीद अमन की पत्नी मीनू कुमारी को समाहरणालय संवर्ग में लिपिक पद पर बहाल किया है। राज्य सरकार की तरफ से अमन के परिवार को 36 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शहीद के घर तक सड़क निर्माण के लिए 11 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। शहीद जय किशोर सिंह वैशाली के जनदाहा प्रखंड के चक फतेह गांव के रहने वाले थे। शहीद जय किशोर सिंह का परिवार गांव में ही रहता है। उनको शहीद हुए 1 महीना हो गया है।
लेकिन आज भी परिवार और गांव के लोग हर रोज शहीद के चित्र पर माला चढ़ाकर पूजा करते हैं और शान से शहीद जय किशोर सिंह अमर रहे का नारा लगाते हैं। शहीद के परिवार को मदद के लिए राज्य सरकार की तरफ से 36 लाख का चेक सौंप दिया गया है। फिलहाल परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं मिली है। भारत चीन सीमा पर हुए खूनी संघर्ष में सहरसा के सपूत कुंदन यादव भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। शहीद कुंदन यादव का जन्म सहरसा के विष्णुपुर पंचायत के आरन गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा गांव से ही पूरी हुई थी। शहीद कुंदन यादव के 2 छोटे छोटे पुत्र हैं। शहीद के पिता निमिंदर यादव जो पेशे से एक किसान हैं, उनका कहना है कि सरकार की तरफ से मदद के तौर पर मुख्यमंत्री कोष से 25 लाख रुपए और सैनिक कल्याण कोष से 11 लाख रुपए का चेक मिला है, जबकि शहीद कुंदन यादव की पत्नी बेबी कुमारी को समाहरणालय में ग्रेड 3 के पद पर बहाल किया गया है। गांव के लोगों की प्रबल इच्छा है कि शहीद कुंदन यादव के नाम पर गांव में एक स्मारक बननी चाहिए। भोजपुर के सपूत चंदन कुमार ने भी चीनी सेना के साथ देश सेवा की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए थे। शहीद चंदन कुमार का जन्म भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड के ज्ञानपुर गांव में हुआ था। चंदन के शहीद होने के 1 महीने बाद भी उनके पिता हृदयानंद सिंह फक्र से कहते हैं कि उनका छोटा बेटा चंदन बहादुर था जो लड़ते लड़ते देश के लिए काम आ गया। शहीद चंदन के परिवार को राज्य सरकार की तरफ से मदद के तौर पर 36 लाख रुपए का चेक दिया गया है। राजधानी पटना के बिहटा के एक जाबाज सुनील कुमार भी चीनी सेना के साथ संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए थे। सुनील कुमार का जन्म बिहटा प्रखंड के सिकरिया पंचायत के तारानगर गांव में हुआ था। शहीद का एक घर दानापुर के मैनपुर में है, जहां उनकी पत्नी रिक्की देवी बच्चों के साथ रहती है। सुनील कुमार को शहीद हुए 1 महीना बीत गया है। उनके गांव के लोग सुनील की शहादत को सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये भी पूछते हैं कि दगाबाज चीन से बदला कब लिया जाएगा। शहीद सुनील कुमार के परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 36 लाख रुपए का चेक दिया गया है। सुनील की पत्नी को समाहरणालय में लिपिक पद पर नियुक्ति का पत्र भी मिल चुका है। भारत चीन सीमा पर विवाद में झारखंड के 2 जवान कुंदन ओझा और गणेश हांसदा भी शहीद हो गए थे। कुंदन ओझा झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले थे, जबकि गणेश हांसदा जो मात्र 23 साल की उम्र में भारत चीन सीमा पर लड़ते लड़ते प्राण की आहुति दे दी थी, वो पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड के कोसाफलिया गांव के रहने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो 5G सॉल्यूशन लॉन्च किया, जो पीएम मोदी के डिजिटल भारत के सपने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। Today, friends, I have great pride in announcing रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 5G के ट्रायल, 5G सर्विस और 5G सॉल्यूशन की घोषणा की। इस मौके पर 5G सॉल्यूशन क्लास भी लॉन्च किया गया। इन सब के बारे में आकाश अंबानी और ईशा अंबानी ने विस्तार से बताया। You can also have design discussions and deliberations by sharing 3D assets and holograms with your colleagues. इस मौके पर RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो 5G सॉल्यूशन को पीएम मोदी को समर्पित किया और कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। भारत में स्टार्टअप के लिए जियो बेहतर विकल्प है। जियो 5G ट्रायल के लिए तैयार है। जियो प्लस में यूजर्स को डिजिटल दुनिया का बेहतर अनुभव होगा। 5G ग्लास वर्चुअल मीटिंग के लिए बेमिसाल विकल्प बनेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा कई सेक्टर में जियो के प्लेटफॉर्म और एप्स कारगर साबित होंगे। 5G सॉल्यूशन पीएम मोदी के विजन को समर्पित है। गूगल भी 33,733 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। गूगल और जियो मिलकर सस्ता 5G एंड्रॉयड फोन बनाएंगे। जियो फाइबर से 10 लाख घर जुड़े हैं। जियो मीट अनलिमिटेड कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है। देश में 2G सर्विस को खत्म करने का काम होगा। I have great pride in announcing that Jio has designed and developed
a complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch a world-class 5G service in India using 100% homegrown technology and solution. 5G technology is all set. मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत 5G युग के दरवाजे पर खड़ा है। ऐसे में जियो का लक्ष्य 35 करोड़ भारतीयों को सस्ते स्मार्टफोन मुहैया कराना है और अगले 3 सालों में जियो आधा अरब मोबाइल कस्टमर जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।